हेलो स्टूडेंट्स, नामांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नामांकुर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 का विषय विज्ञान का पाठ 18, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो देखते हैं हम प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का जल को स्वच्छ करना खालिस्तान को दूर करने का प्रक्रम है। इसका उत्तर है प्रदूषकों। खा घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल खालिस्तान कहलाता है। उत्तर है बाहित मल। गा शुष्क खालिस्तान का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। उत्तर है आपंक। घा नालियां खालिस्तान और खालिस्तान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। उत्तर है चाय की पत्ती ठोस खाद्य पदार्थ। प्रश्न नंबर 2, बाहित मल क्या है। अनुपचारित बाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझाइए। उत्तर घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया हुआ अपशिष्ट जल बाहित मल कहलाता है। अनुपचारित बाहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करने से जल प्रदूषित हो जाता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधी रोग तथा पीने से पेट से संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कभी कभी जल संबंधित रोगों से पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 3, तेल और वसाओं को नाली में क्यों नहीं बहाना चाहिए, समझाइए। उत्तर है तेल और वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नालियों में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देते हैं, जिससे इसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। अतः तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। तो देखते हैं उत्तर। पहला चरण या प्रथम चरण, सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर छड़ों से बने शलाका से गुजारा जाता है। यहाँ अपशिष्ट जल में उपस्थित बड़े साइज के संदूषक जैसे कि कपड़ों के टुकड़े, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन, डंडियाँ आदि अलग हो जाते हैं। द्वितीय चरण, अब बाहित मल या जल को ग्रिट और बालू को अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। तृतीय चरण, द्वितीय चरण से प्राप्त जल को एक ऐसी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलानदार होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है। इससे मल जैसे ठोस मध्य भाग की तली में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक या स्लज होता है। जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को अपमथित या स्किमर द्वारा अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। आपंक को पृथक टंकी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां यह अवायवीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है तथा इस प्रक्रम में उत्पन्न बायोगैस को ईंधन तथा विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। चतुर्थ चरण, निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु प्रवाहित की जाती है, जिससे वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में बचे हुए मानव एवं खाद्य अपशिष्ट, पत्तियां, साबुन व अन्य अवांछित पदार्थों का उपयोग कर लेते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकालकर उसे रोगाणु मुक्त करने
के लिए क्लोरीन अथवा ओजोन से गुजार कर शुद्ध कर लिया जाता है। प्रश्न नंबर 5, आपंक क्या है? समझाइए इसे कैसे उपचारित किया जाता है। तो उत्तर है, आपंक अपशिष्ट जल का वह से उत्पाद है। यह मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेंदी में एकत्रित संक्रियित आपंक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए शुष्क या शुष्कन तलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इससे आपंक शुष्क हो जाता है। इसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझाइए। उत्तर है, अनुपचारित मानव मल के वातावरण में बने रहने से विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं। इससे दुर्गंध आने लगती है। इससे श्वास संबंधी एवं अन्य रोग होने की संभावना रहती है। मल के ढेर पर मक्खियां, मच्छर और विभिन्न रोगाणु पनपने लगते हैं, जो हैजा, तपेदिक, हेपेटाइटिस, पोलियो, पैचेस, मेनिंजाइटिस आदि बीमारियां फैलाते हैं। इससे जल और मृदा भी प्रदूषित होते हैं। अतः अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारण है या कारक है। प्रश्न नंबर 7, जल को रोगाणु नाशित या रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। उत्तर है, रोगाणु नाशित रसायन ओजोन और क्लोरीन है। प्रश्न नंबर 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र में शलाका छन्ने के कार्यों को समझाइए। उत्तर है, शलाका छन्नों यानी कि बार स्क्रीन द्वारा अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के संदूषक अलग कर दिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। उत्तर है, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों, जल स्रोतों आदि में ही मल त्याग करते हैं। इससे जल और मृदा दोनों ही प्रदूषित हो जाते हैं। इससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं। इससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 10, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाइए। उत्तर है, स्वच्छता के संदर्भ में सक्रिय नागरिक की भूमिका। पहला, अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा और उनकी विविधता को कम करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपने पास पड़ोस, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर फैले हुए कूड़े कचरे के ढेरों की जानकारी नगरपालिका अथवा ग्राम पंचायत को देनी चाहिए तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करना चाहिए। तीसरा, यदि किसी के घर से निकलने वाला बाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो उन्हें अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति समझाना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, प्रस्तुत वर्ग पहेली को दिए गए संकेतों की सहायता से हल कीजिए। संकेत बाएं से दाएं। दूसरा है, बाहित मल उपचार संयंत्र से प्राप्त गैसीय उत्पाद। उत्तर है, बायोगैस। चौथा, इस प्रक्रम में प्रदूषित जल से वायु को गुजारा जाता है। उत्तर है, बातन। देखते हैं 7वां, बाहित मल ले जाने वाले पादपों की व्यवस्था। उत्तर है, शीवर। 8वां, उपयोग के बाद नालियों में बहता जल। उत्तर है, बाहित मल। अब हम देखते हैं ऊपर से नीचे। पहला, जल उपचार में रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त
एक रसायन? उत्तर है ओजोन। अब देखते हैं तीसरा, वह सूक्ष्मजीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव पदार्थों का अपघटन या विघटन करते हैं। तीसरा का देखते हैं, अवायवीय जीवाणु। अब देखते हैं पांचवा, संदूषित जल। तो इसका उत्तर है अपशिष्ट जल। छठा, वह स्थान जहाँ बाहित मल से प्रदूषण पृथक किए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा उपचार संयंत्र। नवा, अनेक व्यक्ति इसका विसर्जन खुले स्थानों में करते हैं। तो इसका उत्तर है मल। प्रश्न नंबर 12, ओजोन के बारे में निम्नलिखित वक्तव्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। का, यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। खा, इसका उपयोग जल के रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। गा, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। घा, वायु में इसका अनुपात 3% है। इनमें से कौन से वक्तव्य सही हैं? पहला, का, खा और गा। दूसरा, खा और गा। तीसरा, का और गा। चौथा, सभी चार। तो इसका सही उत्तर है दूसरा, खा और गा, यानी कि इसका उपयोग जल के रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है और यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। तो यहाँ हमारा अभ्यास अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।